हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे जो अभी तक अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर को जो पढ़ा है उनका एक कंपैरेटिव स्टडी, इसको आप कह सकते हैं कंपैरिजन ऑफ रेक्टिफायर सर्किट्स। ठीक है, तो देखिए जब इसमें आप कंपैरिजन करेंगे तो सिंपली मान लीजिए हमने कहा कि से इधर हमने डाल दिया सीरियल नंबर। ठीक, यहां पे होगा जिस पैरामीटर को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये हमने लिखा हाफ वेव रेक्टिफायर, उसके बाद सेंटर टैप रेक्टिफायर, तो आप इसको लिख सकते हैं सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, और लास्ट में आप लिखिए फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, इनकी हम एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो बेसिक है वो तो आपको क्लियर है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि हमें पॉजिटिव हाफ सप्लाई के लिए आउटपुट मिलता है। ठीक है, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में हमें कंटिन्यूअस आउटपुट मिलता है, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी, इनपुट की पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी और इनपुट की निगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी। सिमिलरली फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में भी हमको पॉजिटिव और निगेटिव हाफ साइकिल दोनों के लिए हमको आउटपुट मिलता है। ठीक, अब इसकी हम एनालिसिस करेंगे इनके पैरामीटर के बेसिस पे। तो जैसे पहला पैरामीटर अगर हम कंसीडर करें तो पहला मान लीजिए हम डीसी लोड करंट की बात करें, डीसी लोड करंट जो डीसी एसी से डीसी कन्वर्ट होकर हमको मिल रही है उसकी बात करें। इसको हम जैसे आप दिखा सकते हैं आई एन डीसी। ठीक, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में इसकी वैल्यू क्या होती है, आई एम अपॉन पाई। वही सेंटर टैप और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर दोनों केस में क्या होती है, 2 टाइम्स हो जाती है, 2 आई एम अपॉन पाई, और यहां पे भी 2 आई एम अपॉन पाई। इनकी कंपैरेटिव स्टडी करने में क्या होगा कि आपके पास एक तरह से फॉर्मूला भी इकट्ठा हो जाएगा तीनों रेक्टिफायर का। ठीक, सेकेंड हम लोग बात करते हैं तो सेकेंड आती है नो लोड डीसी लोड वोल्टेज। ठीक है ना, जब हम यहां पे हमने लिखा डीसी लोड वोल्टेज यानी वी एल डीसी, तो डीसी वोल्ट वोल्टेज हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में कितना आता है, वीएम अपॉन पाई, और फुल वेव के केस में कितना होता है, ये डबल हो जाता है 2 वीएम अपॉन पाई, और ब्रिज रेक्टिफायर के केस में भी 2 वीएम अपॉन पाई। क्लियर? अब इसमें आप देखते जाएंगे, आपको खुद ही समझ में आएगा कि कौन सा रेक्टिफायर किससे बेटर है और कौन सा बेस्ट है। ठीक, थर्ड पैरामीटर आप कंसीडर करेंगे तो थर्ड आएगा आपका आरएमएस लोड करंट, आरएमएस लोड करंट, ये हो गया आई आरएमएस। तो आई आरएमएस की वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफायर केस में कितनी आती है, आई एम बाई 2, और यहां पे आई एम बाई √2, और ब्रिज रेक्टिफायर में भी आई एम बाई √2। ये हो गया आपका आरएमएस लोड करंट। फोर्थ पैरामीटर है, फोर्थ है आपका आरएमएस लोड वोल्टेज, आरएमएस लोड वोल्टेज, जिसको हम लिखते हैं वी आरएमएस। तो वी आरएमएस की वैल्यू कितनी आएगी, ये आपकी हाफ वेव रेक्टिफायर के इसमें वी एम बाई 2, यहां पे वी एम बाई √2, और ब्रिज रेक्टिफायर केस में भी वीएम बाई √2। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए फिफ्थ पे, ये आएगा आपका डीसी लोड पावर, जो आपको लोड के क्रॉस आउटपुट पावर मिलती है। ठीक है, सर्किटरी आप लोग सब देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। तो आरएन जो लोड लगा हुआ है उसके क्रॉस जो आप आउटपुट वोल्टेज लेते हैं और आउटपुट करंट बहती है, उससे हम पावर जब कैलकुलेट करेंगे तो आप उसको लिख सकते हैं डीसी लोड पावर, डीसी लोड पावर, P
आउट और यहां पर लिख सकते हैं आप डीसी। ठीक है, तो ये आपका इसके केस में कितना हो जाएगा, आई एम बाई आरएमएस कितना है, आई एम बाई पाई डीसी लोड करंट हो गया ना, आई स्क्वायर आर एल होता है फॉर्मूला, स्क्वायर इंटू आर एल। ठीक, उधर क्या हो जाएगा, इधर सेंटर टैप के केस में 2 आई एम अपॉन पाई का स्क्वायर इंटू आर एल, और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के केस में भी 2 आई एम अपॉन पाई का स्क्वायर इंटू आर एल। देखिए पावर भी यहाँ पे हाफ वेव के आउटपुट पावर हाफ वेव के केस में कम है, सेंटर ट्रैप में सेम है और ब्रिज रेक्टिफायर में सेम है। उसके बाद 6 पे आप आ जाइए। नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी। ये सारे टर्म्स मैं आपको डिफाइन कर चुका हूं अपनी प्रीवियस वीडियो में, ये आपको एज ए रेफरेंस मैं आपको कंपैरेटिव स्टडी इनकी करा दे रहा हूं ताकि आपको एकदम एट ए ग्लांस याद रहे कि किसमें क्या स्थिति है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी की हम लोग बात करेंगे, जिसको हम लिखते हैं ईटा और परसेंटेज में शो करते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर केस में कितना आता है, करीब 40%, 40.5 या कह लीजिए 40%। और सेंटर टैप और ब्रिज रेक्टिफायर के केस में कितना है, 81.2%। ठीक, उसके बाद 7 पैरामीटर आप लीजिए, ये हो गया आपका रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर आपको मालूम है कि क्या है, वो ऐसी कंपोनेंट जो रेक्टिफायर के डीसी आउटपुट में प्रेजेंट रहते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं रिपल, उनका रेशियो। तो रिपल फैक्टर हो गया, रिपल फैक्टर इसको दिखाते हैं गामा से। ठीक, हाफ वेव रेक्टिफायर केस में कितना होता है, 121%, 121%, इधर 48% और इधर 48%। तो देखिए रिपल फैक्टर भी कम होता है, यानी ये रेक्टिफायर का जो हमें आइडियली क्या होना चाहिए, हमें प्योर डीसी मिलना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली हमें क्या होता है कि उसमें एसी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में इतने परसेंट प्रेजेंट होते हैं, सेंटर ट्रैप में इतने परसेंट, और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में इतने 48%। उसके बाद आ जाइए आप नेक्स्ट, रिपल फ्रीक्वेंसी। रिपल फ्रीक्वेंसी इसको दिखाते हैं FR। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में तो जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है FS उतनी ही, यहां पे 2 टाइम्स ऑफ FS और यहां पे भी 2 टाइम्स ऑफ FS। ठीक, ये है आपकी रिपल फ्रीक्वेंसी। उसके बाद टर्न यूटिलाइजेशन फैक्टर या ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर, तो TUF, ये सारी टर्म्स मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो इसलिए मैं दोबारा आपका टाइम नहीं कंज्यूम कर रहा इसमें। TUF क्या हो जाएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर केस में आएगा 28.7%। ठीक, और सेंटर टैप में आएगा आपका 69.24%, और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर जो बेस्ट होता है उसमें आएगा 81.2%। देखिए इसमें आप कंपेयर करेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा बेस्ट है और कौन सा किससे कितना बेटर है। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर हाफ वेव में कितना है, केवल 28.7%, सेंटर ट्रैप में बढ़ा 69% तक पहुंचा, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में और ज्यादा होके 81.2 पे पहुंचा। इसलिए ब्रिज रेक्टिफायर आपका जो है बेस्ट माना जाता है, माना नहीं जाता, बेस्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट आप आ जाइए, ये है नंबर ऑफ डायोड्स। तो ये तो सिंपल है, नंबर ऑफ डायोड्स, किस रेक्टिफायर में कितने डायोड यूज होते हैं। सर्किटरी आप लोग देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, ये हाफ वेव में कितना 1, सेंटर टैप में कितना 2, ब्रिज रेक्टिफायर में कितना 4। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, किसमें है और किसमें नहीं है। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर, ठीक, तो किसमें होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर में होता है, नहीं, तो यहां लिख दीजिए नो या नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। सेंटर टैप में यस, या आप लिख सकते हैं रिक्वायर्ड,
उसकी सारी बेसिक वर्किंग उसी पे बेस्ड है। और ब्रिज रेक्टिफायर में नॉट रिक्वायर्ड। और आपने देखा होगा सेंटर टैप वाले वीडियो में मैंने बताया था कि सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज होने से क्या होता है कि इस सर्किट की कॉस्टिंग बढ़ जाती है, यही इसका डिसएडवांटेज होता है। अच्छा, अब आइए नेक्स्ट हो गया आपका 12 पॉइंट, ट्रांसफार्मर कोर सैचुरेशन। ट्रांसफार्मर कोर सैचुरेशन। तो ट्रांसफार्मर कोर सैचुरेशन कब होता है? जब करंट यूनिडायरेक्शनल होती है, एक डायरेक्शन में बहती है। तो इन तीनों में करंट किसमें एक डायरेक्शन में बहती है? ये आपकी बहती है केवल हाफ वेव रेक्टिफायर में। तो यहां पे लिखिए पॉसिबल, यहां पे नॉट पॉसिबल, और यहां पे भी नॉट पॉसिबल। क्लियर? जब सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज ही नहीं होता है, सॉरी ट्रांसफार्मर कोर से, जब यहां पे इन दोनों में क्या होता है, आपको पूरी आउटपुट मिलता है रेगुलर, मतलब चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल हो इनपुट की और चाहे निगेटिव हो। तो यानी कि करंट दोनों डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो जब दोनों डायरेक्शन में फ्लो करती है तो सैचुरेशन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, लास्ट है आपका पीक इनवर्स वोल्टेज, PIV। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होता है आपका? हाफ वेव रेक्टिफायर केस में VM, यहां पे 2VM और यहां पे VM। ठीक है? तो अब यहां पे देखिए ये डिसएडवांटेज है सेंटर टैप का कि यहां पे पीक इनवर्स वोल्टेज कितना हो जाता है? 2 टाइम्स हो जा रहा है, जबकि यहां पे केवल VM है। जब आप पैरामीटर्स को कंपेयर करेंगे तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि क्यों फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर इन तीनों में बेस्ट होता है। मैं रिपीट भी कर दे रहा हूं कि देखिए यहां से आप कंपेयर कीजिए करंट को, लोड करंट को, हाफ, चलिए इसके तो इक्वल है, ठीक है, हाफ वेव से डबल हो जा रही है, वोल्टेज डबल हो जा रहा है, ठीक है, RMS लोड करंट 1/√2 टाइम्स हो जा रही है, वोल्टेज और ये डबल हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका आउटपुट पावर भी बढ़ जा रही है, ठीक, एफिशिएंसी इसकी बेस्ट है। उसके बाद आप देखिए रिपल फैक्टर इसका कम है, ठीक, उसके बाद आ गया ये ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर इसका बेस्ट है। तो आपका फिर सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की इसमें कोई जरूरत नहीं है, कोर सैचुरेशन इसमें नहीं होता है, ठीक, पीक इनवर्स वोल्टेज इसमें कम होता है। इसका मतलब जो आप तीनों की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर होता है वो आपका इन तीनों रेक्टिफायर में बेस्ट होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट एंड डिपेंडिंग अपॉन द आउटपुट रिक्वायर्ड, जनरली ब्रिज रेक्टिफायर का ही इस्तेमाल सब जगह किया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको रेक्टिफायर्स की थ्योरी, कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल, ऑपरेशन, ये सारी चीजें मेरे प्रीवियस वीडियोस में क्लियर हो गई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ न्यूमेरिकल्स अभी इसके रह गए हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर के, वो मैं आपको कराऊंगा। थैंक यू।